नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ओमिक्रॉन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो घोषित किया, लेकिन इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि मौजूदा वैक्सीन इस पर कारगर है या नहीं है। मॉडर्ना सहित कई कंपनियों ने मौजूदा वैक्सीन पर ही सवाल उठाए हैं। हैरानी की बात यह है कि ओमिक्रॉन को लेकर अभी कोई ठोस रिसर्च किसी के पास नहीं है। ऐसे में फिर वैक्सीन पर सवाल उठाना क्या जल्दबाजी है? फार्मा कंपनियों को इसे लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओमिक्रॉन और वैक्सीन के भ्रम को दूर करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में टेंशन बढ़ा दी है। डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, तो अब इसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अब ये बात वैक्सीन मेकर्स की तरफ से तेजी से उठ रही है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर असरदार है या नहीं। वहीं ये बात सामने आई है कि अफ्रीका में ओमिक्रॉन की चपेट में आने वाले लोगों में अधिकांश लोगों ने या तो वैक्सीन नहीं लगवाई थी या केवल एक ही डोज लिया था, और इसके लक्षण भी कोरोना के बाकी वेरिएंट की तरह ही हैं। साथ ही अभी तक इससे किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया है। फिर भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों घोषित किया गया है? कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड अदार पूनावाला ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो नए कोरोना वेरिएंट के लिए खास तौर पर बनी कोविशील्ड वैक्सीन बनाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ खास वैक्सीन ही चाहिए, ये जरूरी नहीं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज भी लगाया जा सकता है। वहीं फाइजर के मुताबिक उसने ओमिक्रॉन को लेकर टेस्टिंग शुरू कर दी है, ताकि ये पता चल सके कि इस वेरिएंट के खिलाफ उनका मौजूदा वैक्सीन कारगर है भी या नहीं। मॉडर्ना ने कहा है कि वो नए वेरिएंट को लेकर बूस्टर शॉट तैयार कर रहा है। हालांकि मॉडर्ना ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनके लिए खतरा कम है। जॉनसन एंड जॉनसन के मुताबिक उसने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विशेष वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक ने अपने वैक्सीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर बताया है, लेकिन साथ ही ये बात भी जोड़ दी है कि वो ओमिक्रॉन का बूस्टर डोज भी बना रहे हैं। जबकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने भी कहा है कि वो कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए नया वैक्सीन बनाने की तैयारी में है। यानी ओमिक्रॉन को लेकर जितना खतरा है उससे ज्यादा इसके वैक्सीन को बनाने की होड़ है। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स का कुछ और ही कहना है। इनके मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये वायरस उन लोगों पर ज्यादा असर डाल रहा है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करा रखी है। वहीं कुछ इम्यूनोलॉजिस्ट का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अधिक संक्रामक जरूर दिखता है, लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों पर इसका असर कम जान पड़ता है। एक्सपर्ट्स की माने तो फुल वैक्सीनेटेड लोगों के मुकाबले बगैर टीका लगाए लोगों में ओमिक्रॉन के खतरे की संभावना 3 गुना अधिक है। ऐसे में बूस्टर डोज या नया टीका वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के कार्टलाइजेशन का भी एक हिस्सा हो सकता है। जब तक डब्ल्यूएचओ या एक्सपर्ट्स की ओर से ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े स्टडी को लेकर कोई नतीजा सामने नहीं आता, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज किन मुद्दों के इर्द गिर्द चर्चा घूमेगी? 3 सवाल वो भी सुन लीजिए। पहला सवाल, ओमिक्रॉन को लेकर मौजूदा वैक्सीन आखिर कितनी कारगर है? हालांकि इस पर स्टडीज होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब मिल पाए। दूसरा सवाल, नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की उठ बात जो रही है वो कितनी जायज है? क्या नए वेरिएंट के लिए पूरी तरह से नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी या मौजूदा वैक्सीन भी काम करेगी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, बूस्टर डोज जरूरी है या वैक्सीन का एक तरह से व्यापार हो रहा है? तो यह है आज का हमारा तीसरा सवाल। तीनों सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज के हमारे 3 खास मेहमानों से। परिचय आज के मेहमानों का करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान राकेश मिश्र साहब, जो कि डायरेक्टर हैं TIGS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, पूर्व हेड हैं ICMR के। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, आपका स्वागत है सर हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर हैं कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के।
बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटी आपका भी। मैं डॉक्टर गंगाखेड़कर आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और मैं क्योंकि जनरल पब्लिक में सोशल मीडिया पे इस तरह के कयास हैं, आरोप हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका वर्जन इस पर लेना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि ये वैक्सीन लॉबी या एक तरह की खास लॉबी है जो पूरा भ्रम फैला रही है, नए वैक्सीन क्योंकि बेचने इनको मार्केट में, इसलिए ये पूरा पैनिक की स्थिति फैलाई जा रही है। आपका टेक इस पर क्या है? खास तौर से आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर देखें, 9 नवंबर को सबसे पहले जो है वो जो रिपोर्ट की जाती है साउथ अफ्रीका की तरफ से, 24 नवंबर को आनन फानन में डब्ल्यूएचओ से वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर देता है, तुरंत फ्लाइट्स वगैरह सब कैंसिल हो जाती हैं, बॉर्डर सील हो जाते हैं, मॉडर्ना का बयान आ जाता है कि इस पे तो पुरानी वैक्सीन कारगर है ही नहीं, हमको देखना होगा। तो कहीं से आप जोड़ पा रहे हैं कि वाकई में कोई साजिश है? नहीं, ये कहना शायद बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है ये कहने को कि क्या उनकी साजिश है, आगे क्या होने वाला है। हम सिर्फ इतना एक कह सकते हैं कि अभी भी जिन चीजों के बारे में पता नहीं है, हमने ज्यादा उसके बारे में चर्चा करके लोगों के मन में एक किस्म का डर हम पैदा करने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। हमको एक समझना है कि जिस ढंग से ये चर्चा हो रही है, समझ लीजिए हमको 15 दिन के बाद में वो पूरा जो बिल्टअप सस्पेंस है, वो 15 दिन के बाद में ये पता चला कि ये वैक्सीन उतनी कारगर नहीं है, तो लोगों में पैनिक और ज्यादा फैल जाएगा। 15 दिन के बाद में ये पता चला कि ये वैक्सीन कारगर रह सकती है, तो लोगों का हमारे ऊपर का पूरा भरोसा चले जाएगा। हमको एक समझना है कि वो उनकी जो कंपनीज हैं वो उनके कमर्शियल एक्टिविटीज करें। वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम यानी ये वैक्सीन का डोज करके हम आपको दे रहे हैं, वो भी इतना ही कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं वो वैक्सीन असरकारक है क्या नहीं दिखने की। मुझे ऐसे लगता है कि इसके ऊपर हम अगर ज्यादा जोर देके अगर कुछ कहें तो शायद बगैर सबूतों के हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं ऐसे पता चलेगा। न मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के बाजू से बात कर रहा हूँ, जी। मैं तो सिर्फ एक साइंस की बात कर रहा हूँ कि जब तक डेटा नहीं है स्पेकुलेशन कैसे करें। बिल्कुल, जब तक डेटा नहीं है स्पेकुलेशन कैसे करें, इसीलिए सवाल उठ रहा है। राकेश सर, कुछ लोग डब्ल्यूएचओ पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट तरीके से आज सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सारी चर्चाएं पब्लिक डोमेन में हैं और सोशल मीडिया पर हैं। मैं आपसे आपका वर्जन पूछना चाहूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने, वो जल्दबाजी में किया है, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता है कि इसकी फैटिलिटी क्या है, कितना लीथल है। सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो रहा है, ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है, ज्यादा कंटेजियस है, इस वजह से आनन फानन में से कर दिया गया, या और चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए था? देखिए, डब्ल्यूएचओ ने जो डिक्लेयर किया है वो उनकी जानकारी के हिसाब से किया है। तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ऐसा लगा कि ये वेरिएंट जो है थोड़ा तेज़ी से फैल रहा है और वेरिएंट की तुलना में, और दूसरी चीज़ कि म्यूटेशन उसमें अचानक बहुत सारे ज़्यादा दिखे। अक्सर नए वेरिएंट्स में कुछ 10-15 म्यूटेशन रहते हैं प्रिवेलिंग वेरिएंट के कंपैरिजन में। इसमें कुछ 52 ऐसे म्यूटेंट्स मिले, जिसमें कि कुछ 30-32 ऐसी जगह पे है वायरस के जो कि वायरस का बिजनेस एंड है, जैसे वायरस जिस एंड से घुसता है हमारी कोशिकाओं में। तो इससे उनको लगा होगा कि जल्दी से लोगों को अलर्ट करना ये डब्ल्यूएचओ का एक मेन पर्पज़ है, और वो मेरे ख्याल से उन्होंने किया है। तो हमको हम अगर सिर्फ इतने पे ही लें कि एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ गया है, और जैसे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, जो डब्ल्यूएचओ में साइंटिस्ट हैं, कि ये हमको इससे एक वेकअप कॉल लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा हमको इसमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया वेरिएंट है, फैल रहा है, तो इसका मतलब कि हमको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो हम अगर उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं तो वो करें। इसलिए ये साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा किया जो उन्होंने जल्दी से बताया कि ये नया वेरिएंट आया हुआ है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, छुपाने की बजाय, तो जिससे कि लोग सतर्क हो जाएं। देखिए, नए वेरिएंट से हमको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बड़े संक्षेप में बोल दूं कि नया वेरिएंट आता रहेगा इस वायरस का, बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे आएंगे। हमको 3 चीज़ के लिए डर मतलब देखना रहता है एक वायरस में। नए वेरिएंट जब आता है, क्या ये तेज़ी से फैल रहा है पहले वेरिएंट की तुलना में? दूसरी चीज़ कि क्या इसके सिम्टम और ज़्यादा ख़राब हैं कि लोगों की मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी या कुछ ऐसा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएगा? और तीसरी चीज़ की री इन्फेक्शन ज़्यादा होगा या वैक्सीन काम नहीं करेगी। जी।
तो जहाँ तक पहला सवाल है, शायद इसका इन्फेक्शन उससे ज़्यादा है, लेकिन उसको भी अभी प्रूव होने में टाइम इन्फेक्टिविटी लगेगा। कितनी ज़्यादा है, अगर है तो उसमें अभी समय लगेगा। ठीक है। सिम्पटम के बारे में लगभग ये क्लियर हो रहा है कि इसके सिम्पटम डेल्टा की तुलना में शायद माइल्ड ही हैं, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैक्सीन के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है कि ये वैक्सीन कारगर होगी कि नहीं। जहाँ ठीक। तक मेरी ओपिनियन है, कोई भी वैक्सीन जो बनती है वो बड़े सोच विचार से बनती है, उसकी बिल्कुल। बड़ी मैं तैयारी मैं के मैं साथ सर बनती आऊंगा है। जैसे राकेश सर, मैं ना अगला सवाल इसी से मुतल्लिक आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो मौजूदा वैक्सीन हैं जिस पर अंततोगत्वा सारी बहस टिकी हुई है, उन पर आपकी राय क्या है? लेकिन मैं डॉक्टर भाटी के पास अभी जाना चाहूंगा। डॉक्टर भाटी, देखिए कैच 22 सिचुएशन है, जैसा कि राकेश सर ने भी कहा, रमन गंगाखेडकर सर ने भी कहा कि डब्ल्यूएचओ अगर समय पर नहीं बताता तो ये कहता, दुनिया ये कहती कि देखिए डब्ल्यूएचओ तो सोया हुआ था, उसने टाइम पर बताया नहीं, वरना तैयारी हो जाती। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने पैनिक बटन दबा दिया और अब खुद उसमें लीपापोती में लगा हुआ है कि भाई पैनिक मत करो, पैनिक मत करो, अभी एविडेंसेस नहीं है। तो ये इसमें आपका ओपिनियन क्या है? ये जो पूरी बहस हो रही है, डब्ल्यूएचओ ने ठीक किया समय पर बताकर, या तरीका सही नहीं था, शायद पैनिक बटन एकदम से अचानक से दबा दिया और पूरी दुनिया में चिंता का माहौल ज्यादा पैदा हो गया? देखिए, इसमें देखने वाली बात है, अगर हम देखें तो अभी भी हमारे बहुत सारे वेरिएंट है जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो निश्चित तौर पे वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। बट हम शुरू से देखें, अगर हमारे जितने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैं वो ज़्यादातर 2020 के अंदर ही आ गए थे। इवन डेल्टा भी अक्टूबर 2020 में उसके केस का पता लग गया था, पर मार्च में फिर वो ज़्यादा जो है तेज़ी से उसका संक्रमण फैला था। अभी 2021 की बात करूं तो इस समय तो आई थिंक सबसे पहला ही ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो कंसर्न है वो बताया गया है। वो भी उसके पीछे भी उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बताया गया है। अभी आप देखिए, अगर हम इवन यूरोप की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा डेडली जो वेरिएंट है वो आपका डेल्टा वेरिएंट ही है। बट साउथ अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा डेडली डेल्टा वेरिएंट है उसको भी जो है आपका ओमिक्रॉन ने रिप्लेस किया है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। और मैं समझता हूँ अगर प्रिवेंटिव प्रोएक्टिवली स्टेप्स लिए जाए तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। बिल्कुल, सवाल यही है कि अगर प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में इसको लेने के लिए डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, जिसके स्वाभाविक रूप से अपने नियम कायदे होंगे, हम उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि डब्ल्यूएचओ ने शायद जल्दबाजी की है। तो उसी पर आज हम अपने एक्सपर्ट्स की राय रहे थे। तो ओमिक्रॉन को लेकर वैक्सीन कितनी कारगर होगी या नहीं, इसको लेकर जो भ्रांतियां उनको दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। डॉक्टर गंगाखेडकर, एक दिलचस्प बयान मैं डॉक्टर समीरन पांडा का पढ़ रहा था, जो हेड ऑफ एपिडेमियोलॉजी हैं और इन्फेक्शियस डिजीज आईसीएमआर के। उनका ये कहना है कि सर कोवैक्सीन, जो कि एक, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है तो विरियन वैक्सीन है, यानी कि होल वायरस वैक्सीन है, और ये शायद ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी बनिस्पत एमआरएनए वैक्सीन्स के। तो क्या हम उनकी बात को थोड़ा सा तवज्जो दे सकते हैं कि कोवैक्सीन कम से कम इस वक्त सबसे बेहतरीन वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ साबित हो सकती है? देखिए, इन चीजों के ऊपर जो भी अभी अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं है, मैंने कुछ भी बोला तो वो सही होगा या नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है कहना। हमको एक समझना है, हमको एक चीज पक्की मालूम है, आप कोई भी वैक्सीन अगर व्यक्तियों को दे दें तो उसके बाद में हॉस्पिटलाइजेशन और उसकी सीवियरिटी जो है उसको वो प्रोटेक्ट करती है। जो वैक्सीन हम दे रहे हैं वो नए सिरे से इन्फेक्शन लगने से उतनी कारगर नहीं है उनसे बचाने के लिए। अब रहा सवाल ये स्पाइक प्रोटीन वाली, इसमें चेंजेस हैं, तो स्पाइक प्रोटीन में ज्यादा चेंजेस रहने से अगर हम ये समझे कि वो एमआरएनए वैक्सीन या दूसरे वैक्सीन काम नहीं करेंगे, ये बोलने के लिए भी हमको कुछ आधार चाहिए। हमको एक चीज बहुत समझना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन ऐसे भी आपने बाहर जो भी अभी तक डेटा आ रहा है उसमें ये वेरिएंट्स का अगर हम कंपैरिजन करके देखें, जैसे भी नए वेरिएंट्स आए उससे क्या हुआ, उससे सीवियरिटी और डेथ की आशंका जो रहती थी वो तो जैसे पहले वायरस के खिलाफ थी उतनी ही कम होती हुई, उतनी ही रहे वाली हमको दिखाई दी। लेकिन जब ये एफिकेसी कम होती है, वो इन्फेक्शन के खिलाफ कम होने का चांस ज्यादा होता है, ये हमको समझ में आया है। लेकिन ये कहना
कि अब इसमें से कौन सी वैक्सीन कारगर होगी। बिल्कुल शायद सर, हमको 2 हफ्ते का और इंतजार बिल्कुल करना सर, है। आपने सही 2 कहा कि हफ्ते पूरी बाद स्टडी में के हमको बाद पता ही चलेगा। इस पर किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त होगा। लेकिन फिर भी जो लॉजिक्स डॉक्टर समीरन पांडा ने दिए हैं राकेश सर, वो साइंटिफिकली कितने दुरुस्त आपको लगते हैं, मौजूद लगते हैं? उनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि जो होल वायरस वैक्सीन हैं वो उसमें यूज होता है डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन, जिसकी वजह से ये सिर्फ टारगेटेड इलाकों में वो नहीं करती, बल्कि अगर अलग म्यूटेशंस भी हुए हैं तो उनमें भी ये कारगर होती है। प्रथम दृष्टया ये कितना लॉजिकल लगता है आपको? क्या उम्मीद हम कोई बांधें? ये सिंपल लॉजिक है कि जो हमने वायरस दिया तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको रिस्पॉन्ड किया और पूरे वायरस की शेप को, तो ये वैक्सीन ज़्यादा स्टेबल होगी। ये सिंपल लॉजिक है, समझ में आता है। लेकिन वो जो वैक्सीन का जो सिस्टम है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। जैसे कि आपको अगर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद आप रिकवर हुए तो फिर भी आपको इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि नेचुरल इन्फेक्शन से जो नेचुरल इम्यूनिटी आती है उसके कंपैरिजन में वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसीलिए हम वैक्सीन लगाते हैं लोगों को। उनको पहले अगर इन्फेक्शन हो भी चुका है, वो रिकवर हो चुके हैं, फिर भी कुछ हफ्तों के बाद उनको वैक्सीन लगाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो लेकिन इस बात में दम जरूर है कि अगर पूरा वायरस इनएक्टिवेट करके वैक्सीन बनाए गए तो उस वैक्सीन को वेरिएंट इतनी जल्दी से एकदम से नाकाम नहीं कर पाएंगे और इसकी जो एफिशिएंसी है वो इस तरह से बरकरार रहेगी या थोड़ा बहुत कम हो सकती है। ठीक। लेकिन जो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में वैक्सीन बनी हुई, उस वैक्सीन की एक बहुत स्ट्रांग लॉजिक है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि ये वायरस का बिजनेस एंड है। इसी प्रोटीन की मदद से ये वायरस हमारे सेल पे जो रिसेप्टर होता है ACE2 रिसेप्टर, उसको इंटरैक्ट करके और फिर सेल के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। मतलब कि जो स्पाइक प्रोटीन है वायरस की चाबी है, इससे हमारी ये कोशिकाएं जो है उनके ताले को खोल के और ये उसके अंदर घुस जाता है और इन्फेक्ट करता है जी। तो अगर वायरस ने अपने स्पाइक प्रोटीन में बहुत सारे चेंज लाए हैं तो फिर तो चाबी ही काम नहीं करेगी ना। बिल्कुल। तो वो बेकार हो गया, वो वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वायरस ने इतने चेंज लाने के बावजूद भी जब चाबी काम कर रही है तो उसी चाबी के खिलाफ हमारी वैक्सीन जो है वो भी काम करनी चाहिए। इसीलिए जो भी वैक्सीन है जैसे कोविशील्ड है या mRNA वैक्सीन, वो एकदम से बेकार नहीं हो जाएंगी। तो ये आपने हमको ये आपने बहुत ही आसान शब्दों में एक आश्वस्त करने वाली बात कही है। मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण ये बात होगी जिसको मद्देनजर रखना होगा। क्विकली डॉक्टर समीर भाटी, बहुत 10 सेकंड मेरे पास है, माफ कीजिएगा, कितना वक्त अभी और लगेगा किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने में? आपका अनुभव, एक्सपीरियंस क्या कहता है? कितना वक्त और, जब हम सिर्फ स्पेकुलेशंस पर बात नहीं कर रहे होंगे, ठोस डेटा के आधार पर बात कर रहे होंगे? मैं समझता हूँ अभी हमारे पास वैक्सीन जो इसका इम्यून एस्केप वाला कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और हमारी जितनी भी वैक्सीन है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई है, तो इसलिए हमारे पास सॉलिड डेटा आना ज़रूरी है। हमें नहीं पता है कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी पे इसका क्या असर होगा और नेचुरल इम्यूनिटी पे इसका क्या असर होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों की हाइब्रिड इम्यूनिटी है, नेचुरल इन्फेक्शन भी है और उनको वैक्सीन भी लगी है। तो ये सब डेटा आने के बाद हम एक डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी वैक्सीन का जो है इसके ऊपर क्या असर रहेगा और फर्दर हमें बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी या एक हमारी जो एडिशनल डोज बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब अभी अगले 2 या 3 हफ्ते तक हमें पता बिल्कुल, लगेगा। तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, खासतौर से वैक्सीन बनाने वाली, उनको भी कोई बयान देने से पहले कुछ इंतजार कर देना चाहिए। इस तरह का कोई गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें जिससे ये लगे कि एक खास तरह की लॉबी पैनिक क्रिएट करना चाहती है और जिसकी वजह से स्पेकुलेशंस होते हैं। तो किसी भी बयान को देने से पहले इन कंपनी को, जैसा हम कह रहे हैं, जैसे हमारे तीनों पैनलिस्ट भी कहा, 1 से 2 हफ्ते का वक्त और, तो फिर ठोस नतीजे सामने आ जाएं। उसके बाद दुनिया कैसे इसको टैकल करेगी आगे, ये सरकारें अपना तय करेंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों आए हमारे शो पर, आपने वक्त निकाला। राकेश मिश्र सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गंगा खेडकर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।